बैंकिंग सेक्टर के लिए कई सारे ऐलान हुए बजट में, तो आपके मुताबिक ऐसे 2 ऐलान कौन से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो पूरे सेक्टर के लिए मददगार साबित होंगे? देखिए, जो बजट वर्तमान परिस्थितियों में माननीय वित्त मंत्री ने बनाया है, ये बहुत ही साहसिक बजट है और बहुत ही एप्रोप्रिएट बजट है इन चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में। क्योंकि जहाँ पर अपने पास में कोई एडिशनल डायरेक्ट टैक्सेस नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, हमारे पास में इकोनॉमी को हमें जोश दिलाना है, उसको खड़ा करना है और ऐसे टाइम पे जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट के थ्रू पूरी इकोनॉमी को प्रोपेल करने की कोशिश करी है, उसको आगे बढ़ाने की जो कोशिश करी है, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और इस प्रोजेक्ट को सभी ने सराहा है और बैंकिंग फ्रेटर्निटी भी इसको बहुत अच्छा मान के चल रही है। इसमें जो 2-3 मेजर स्टेप्स और 2 आप जो जानना चाह रहे हैं, तो एक तो बहुत अच्छा स्टेप है वो है जिसको बैड बैंक कहा जा रहा है, वो बेसिकली बैड बैंक नहीं है, वो इट्स अ वेरी गुड बैंक। उसका पर्पज़ है जो 2 नेशनल लेवल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एक नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो इसका प्रस्ताव जो है आईबीए ने ही सरकार को भेजा था और हमने कहा था कि अगर हम इस तरह के 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह के अनुभव विदेशों में भी कई देशों ने इसको जब जब उनके पास में आर्थिक स्थितियाँ थी, तो उन्होंने इसको अपनाया और इसका बहुत लाभ मिले हैं। इसके द्वारा क्या लाभ होगा कि आज एक जो कॉर्पोरेट है या आज कोई एक बड़ा बोरोवर है, उसको 20 बैंकों से डील करना है, वो स्ट्रेस के अंदर है और बैंकर्स को वो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे सेटल करें क्योंकि 20 बैंकर हैं, वो एक साथ मिलकर डिसाइड नहीं कर पाते हैं। 10 बैंकर्स का अपना डिफरेंट व्यू होता है, 2 बैंकर्स का अपना डिफरेंट व्यू होता है। तो जो सबसे बड़ा प्लस एडवांटेज इसमें होगा वो ये होगा डेट एग्रीगेशन का कि सारा जो लोन है वो इकट्ठा होके एक ही एंटिटी में आ जाएगा। तो अगर आज कोई भी खरीदार है उसको मालूम है कि साहब इस एंटिटी में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है या इस एंटिटी को मुझे परचेज करना है और मुझको सेलर सिर्फ एक आदमी से बात करनी है और उसको मैं इस एंटिटी को एक्वायर कर सकता हूँ, तो काम काफी आसान होगा। तो जब किसी भी चीज का डिसीजन 20 लोगों के बजाय एक जना व्यक्ति के पास आ जाएगा, एक संस्था के पास आ जाएगा और एक्वायर करने वाले को भी यह मालूम होगा कि डायरेक्टली मेरे को एक ही संस्था से डील करना है और मुझे एसेट मिल जाएगा, तो इससे बहुत फास्टर रिजोल्यूशंस होंगे। कुछ जो चीजें स्ट्रेस एसेट्स में और लेगेसी एसेट्स चल रहे हैं, उनके रेजोल्यूशन हो पाएंगे। सर, तो ये आपने एक तरह से बता दिया कि पूरी तरह से बेड बैंक जो है काम कैसा करेगा या इसके अलावा भी अतिरिक्त कुछ और रहेगा इसके ओवरऑल वर्किंग में? सो इसकी वर्किंग में और भी बहुत सारे एडवांटेजेस रहेंगे जैसे इसके 3 पिलर्स हैं। वन इज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, दूसरा है नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी और तीसरा होगा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो आज हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो आते हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आते हैं, उनको इन्वेस्ट करने के लिए कोई रेडी एसेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। जब सारी एसेट्स का डेप्ट एग्रीगेशन हो जाएगा तो इवन दे कैन ब्रिंग इन देयर इक्विटी। तो जो गोइंग कंसर्न्स हैं, जो वर्तमान में चलती हुई कंपनियां हैं, जो किसी कारण से बिकॉज रेगुलेटरी के रीजन से या प्रमोटर्स के कारण से अगर वो स्ट्रेस में आ गई हैं, तो फ्रेश इक्विटी के इन्फ्यूजन से वो दोबारा से वाइबल हो सकती हैं और रन की जा सकती हैं। सो दिस विल प्रोवाइड ए मल्टीपल एडवांटेज टू ऑल दी स्टेक होल्डर्स। सबको इसमें लाभ मिलेगा। यस सर। तो इसमें सर आप कह रहे हैं कि बैंकों का एनपीए कम हो जाएगा, बैंक एनपीए फ्री नहीं हो जाएंगे। देखिए साहब, एनपीए एक तो ये जैसे एक जीवन का चक्र होता है, तो जीवन भी होता है, मरण भी होता है, अस्वस्थता भी होती है। इसी तरह से लोन की भी एक लाइफ साइकिल होती है। लोन दिए जाते हैं, शुरू में अच्छे होते हैं, बीच में बहुत काफी अच्छे टाइम तक, जैसे आप जवानी में बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, फिर बीच में एक स्टेज आती है, आप बूढ़े हो जाते हैं, होने लगते हैं, कुछ बीमारियां आपको पकड़ लेती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की लाइफ बहुत लंबी होती है, किसी की लाइफ थोड़ी कम होती है। यही लाइफ साइकिल इंसान की है, वही लाइफ साइकिल एसेट की भी है। हर कंपनी की एक लाइफ साइकिल होती है, हर बिजनेस की एक लाइफ साइकिल होती है। तो कभी उसके उतार भी आता है, कभी उसमें चढ़ाव भी आता है। तो इसलिए एनपीए होना तो एक नॉर्मल बैंकिंग का प्रोसेस है। प्रक्रिया है। एनपीए एकदम बिल्कुल। प्रक्रिया है, तो ये तो होगा। तो एनपीए तो पहले भी होते आए हैं, आगे भी होंगे। खाली ये होगा कि परसेंटेजेस प्रोपोर्शन कितना है, वो एनपीए कितने हो रहे हैं। तो वो यस सर। प्रोपोर्शन अब चूंकि बैंकर्स ने दे हैव लर्न देयर लेसन्स इन हार्डर वे, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है इन सब चीजों के साथ चलते हुए। और सरकार ने भी जो आईबीसी का मैकेनिज्म किया है, तो प्रमोटर्स को भी समझ में आया है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रखेंगे तो असेट उनके हाथ से जा सकता है। तो इन सब चीजों के चलते आने वाले टाइम में पूरे बैंकिंग इकोसिस्टम में, फाइनेंशियल इकोसिस्टम में डिसिप्लिन बढ़ेगा, अनुशासन हम्म, बढ़ेगा। हम्म, फाइनेंशियल डिफॉल्ट करने के लिए कोई भी आदमी आसानी से इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम होगा कि वो इंसॉल्वेंट हो सकता है, वो असेट उसके हाथ से जा सकता है। इन हम्म, सब चीजों से आने वाले टाइम में एनपीएस के लेवल डेफिनेटली कम आएंगे। और वो तो आपने अभी भी देखा कि अगर कोरोना काल से पहले भी और भी वर्तमान में भी
जो ग्रॉस एनपीए लेवल है हमारे घटे हैं लगातार, नेट एनपीए लेवल बिल्कुल, हमारे घटे हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें दे रही हैं कि हमारी वित्तीय व्यवस्था मजबूत होती जा रही है। एनपीए कवरेज रेशियो बैंकों के 75% तक पहुँच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ₹100 में ₹75 तो उन्होंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस से पहले ही बाहर निकाल के रख दिया। तो अब बिल्कुल। लॉस होने का चांस कहाँ बचा? यस सर। 20-25% तो किसी एसेट का रियलाइज़ेशन होने की पूरी-पूरी संभावना रहती है। यस, आप काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव साउंड कर रहे हैं सर। तो ये फ्रेमवर्क कब तक तैयार हो जाएगा? कब तक अमल में आ जाएगा? और मेन बड़ी बात है कि इसमें पूँजी डालेगा कौन? देखिए, ऐसा है कि इसके बारे में वित्त मंत्री जी ने इसको अनाउंस तो किया है बजट में, पर कोई कैपिटल का प्रावधान बजट में हमें दिखाई नहीं दिया है। हुँ, तो हुँ। जहाँ तक हम समझते हैं कि ये बैंकों द्वारा ही इसके अंदर पूँजी का निवेश किया जाएगा। तो और हुँ, हुँ। उन बैंकों द्वारा पूँजी निवेश करना में भी उनको फ़ायदा है क्योंकि जो वो पूँजी जितनी वो निवेश करेंगे, उससे ज़्यादा का लाभ उनको मिल जाएगा। वो कैसे मैं हुँ, आपको एक हुँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ। हुँ। कि आज अगर इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को करीब 10,000 करोड़ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और 10 हुँ। बैंक मिलके 1-1 हज़ार करोड़ रुपए की कैपिटल इसमें देते हैं। और अगर 10 बैंक मिलके 1-1 हज़ार करोड़ की कैपिटल देते हैं, 10,000 करोड़ की इसकी कैपिटल होती है, तो उससे अगर हम ये मान के चलें कि 15% जो एक एआरसी के अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट है कैश लाने की, तो 70,000 करोड़ का एसेट कोई भी एआरसी एक्वायर कर सकती है। जो नॉर्मल एआरसी का स्ट्रक्चर है। तो हुँ। 70,000 करोड़ के असेट्स जो है ये एआरसी एक्वायर कर सकती है और ये मान के चलें कि वो जो असेट्स एक्वायर कर रहे हैं, उसपे मिनिमम 50% वैसे आज की तारीख में तो 75 से 100% तक बैंकों के पास में प्रोविज़न्स हैं और हम ये मान के चलें कि मिनिमम 50% भी प्रोविज़न है, तो मतलब टोटल जो उनकी बैलेंस शीट से बाहर निकलेगा वो कितना निकलेगा? 1,40,000 करोड़। तो बिल्कुल। 1,40,000 करोड़ के एसेट्स इन बैंकों की बैलेंस शीट से बाहर निकल जाएँगे। जब वो बाहर निकल जाएँगे तो डेफिनिटली उनका ग्रॉस एनपीए रेशियो कम हो जाएगा, उनका नेट एनपीए रेशियो कम हो जाएगा और उससे उनकी कैपिटल अनलॉक होगी। कैपिटल कैसे अनलॉक होगी? कि आज जो 1,40,000 करोड़ का एनपीए इन बैंकों में है, उसका रिस्क वेटेड एसेट होता है 150%, हुँ। 150%। 150% का मतलब हो गया 2,10,000 करोड़ का वो रिस्क वेटेड एसेट्स है। हुँ। वैसे तो कैपिटल एजुकेशन 12% 13% है पर मिनिमम अगर आप मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 9% की उसको भी मान के चलें तो 2,10,000 करोड़ का 9% करीब 20,000 करोड़ हो जाता है। हुँ, हुँ। तो 20,000 करोड़ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट इन बैंकों की कम हो जाएगी हुँ। जस्ट एक 10,000 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्ट करने से। तो एक तरह से उनको कैपिटल में कोई शॉर्टेज नहीं हो रही है, उनका कैपिटल गेन हो रही है क्योंकि बिकॉज़ देयर उनकी कैपिटल जो है इन एसेट्स को ट्रांसफर करने से अनलॉक होके आ रही है और हो सकता है कि जैसे अगर 100% प्रोविज़न कर रखा है और उस एसेट को 50% पे अगर ट्रांसफर किया जाता है एआरसी को, तो बाकी का जो 50% है, वो राइट बैक होके उनके पास में प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, जिसे भी जो भी कैपिटल का फॉर्म बनेगा। सो इट इज़ अ विन-विन सिचुएशन जिसके अंदर बैंकों की बैलेंस शीट भी डी-स्ट्रेस होगी, उनका ग्रॉस एनपीए लेवल कम होंगे, उसके नेट एनपीए लेवल कम होंगे और उसके साथ-साथ उनका मार्केट वैल्यूएशंस भी बढ़ेगा। आज आज एक इन्वेस्टर क्या देखता है बैंक में? यही तो देखता है कि इसका ग्रॉस एनपीए बिल्कुल, कितना है, नेट एनपीए कितना है। जब उनको बिल्कुल, मालूम बिल्कुल। चलेगा कि यार जो भी इनकी लेगेसी बुक है वो ऑलरेडी निकल चुकी है, इनकी साफ़ बुक्स हो में गई नहीं है। है, ऑटोमेटिकली उनका मार्केट वैल्यूएशंस बढ़ेंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू रियली इम्प्रूव द वैल्यूएशंस ऑफ द बैंकिंग सिस्टम और ये दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गेम पॉजिटिव चेंजर। स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन बहुत बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है सरकार द्वारा। तो सर फिर भी इतना विन-विन सिचुएशन है, तो इसके बावजूद भी जो बैंकों की तरफ से सरकारी गारंटी की क्यों माँग की जा रही है? देखिए जो सरकारी गारंटी है उसके पीछे 2 एडवांटेज हैं। एक तो एडवांटेज ये है सबसे बड़ा इसके अंदर कि आज जो गारंटी है वो किस चीज़ के लिए दी जा रही है? वो गारंटी इसलिए दी जा रही है कि कोई भी एआरसी अगर होती है, तो उस हुँ, एआरसी के अंदर 15% जो है वो तो कैश अपफ्रंट वो लेके आती है और हुँ, हुँ, बाकी का जो 85% है उसकी सिक्योरिटी रिसीट्स इश्यू करती है। तो जो सिक्योरिटी रिसीट्स है, उसका रिडेम्पशन फ्यूचर में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये अनसर्टेनिटी रहती है। तो आरबीआई के प्रावधानों के हिसाब से उनके ऊपर प्रोविज़निंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर उसके ऊपर प्रोविज़निंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो बैंकों को उसको पूरा लाभ नहीं मिलता है क्योंकि उनको अगर एसेट बेचने के बाद भी उस पे प्रोविज़निंग करनी पड़ती है। हुँ, पर अगर सरकार उस सिक्योरिटी की रिडेम्पशन की गारंटी कर देती है, तो बैंकों की वो प्रोविज़निंग रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और उनकी बैलेंस शीट डिस्ट्रेस हो जाएगी क्योंकि वो उस एसेट से उनकी सारी चिंता खत्म हो गई क्योंकि वो एसेट वो नेशनल लेवल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच चुके हैं और उनको अब फ्रेश प्रोविज़निंग की उसपे किसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब रही बात सरकार की लायबिलिटी की, तो सरकार की लायबिलिटी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जो एसेट जिस इसके ऊपर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया 75% तक ये एसेट्स के ऊपर ऑलरेडी बैंक प्रोविजंस कर चुके हैं।
तो अगर वो इतना प्रोविजंस कर चुके हैं, तो कोई भी एसेट ऐसा मान के चलते हैं कि 20-25% रियलाइजेशन तो हर एसेट का होता है, जबकि पहले में आपने देखा होगा बड़े-बड़े अकाउंट जितने हैं, चाहे हिसार स्टील को देखिए, चाहे बिनानी सीमेंट को देखिए, तो 50%, 100%, 80% तक भी, मतलब बिनानी सीमेंट में तो मोर देन 100% का रियलाइजेशन हुआ है। तो हुँ, ऐसा नहीं है कि एवरेज 25% भी रियलाइजेशन इन एसेट्स में नहीं आएगा, 25% से ज़्यादा ही आएगा। इसका मतलब अगर जिस एसेट का रियलाइजेशन 25% से ज़्यादा आ रहा है, उसकी सिक्योरिटी रिसीट ऑटोमेटिकली रिडीम हो जाएगी, गवर्नमेंट गारंटी इन्वेस्ट होने का चांसेस नेग्लिजिबल है। तो बिल्कुल। गवर्नमेंट गारंटी जरूर इश्यू करेगी, पर गवर्नमेंट के ऊपर वित्तीय लायबिलिटी नहीं आएगी, बट हाँ, हुँ, बैंकों की हुँ। प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। सो इट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव, इट्स जस्ट ए फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिससे बैंकिंग सिस्टम से को भी लाभ मिलेगा और सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस सर। सर अब डिपॉजिटर्स की तरफ रुख करते हैं, जो एक और बड़ा ऐलान हुआ है डीआईसीजीसी के नियमों का, तो उससे आपको क्या लगता है डिपॉजिटर्स का काफ़ी भला होने जा रहा है और एक ओवरऑल भरोसा तो है ही है बैंकिंग सिस्टम में और ज़्यादा बढ़ जाएगा? देखिए, अभी क्या है कि मतलब आप 2 चीज़ों की आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी अपने इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, कि इतने टाइम में भारतीय रिज़र्व बैंक हमारा जो है, उसने इतना प्रोएक्टिवली काम किया है कि कभी किसी बैंक को आसानी से फ़ेल नहीं होने दिया। बिल्कुल। जब भी कोई बैंक के बारे में उनको असेसमेंट हो गया कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो किसी ना किसी, कैसे घर कहते हैं जैसे जॉइंट फैमिली का एक कॉन्सेप्ट होता है। एक जॉइंट फैमिली का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि घर के बड़े-बूढ़े बैठे हैं और अगर कोई बड़ा और भाई ज़्यादा कमा रहा है, छोटा भाई फेल भी हो गया, तो वो उसको सपोर्ट कर परिवार को लेता है, उसके सँभाल लिया हैंड जाता है। तो परिवार में संभाल लिया जाता है। तो बिल्कुल। वही कॉन्सेप्ट हमारी बैंकिंग में अभी तक चल रहा है। आप देखें कि कभी-कभी कोई छोटे बैंक जहाँ पे गलतियाँ भी हुई हैं, जैसे बैंक ऑफ राजस्थान में हुई तो उन्होंने आईसीआई बैंक को बोला कि इसको एक्वायर कर लें। जैसे बैंक ऑफ जिस जिस भी बैंक में हुई, आप यू नेम एनी बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का हुआ, तो बिल्कुल। उसको ओरिएंटल बैंक ने एक्वायर कर लिया। तो कहीं न कहीं किसी न किसी बड़े बैंक ने आके उसकी हैंड होल्डिंग कर दी और डिपॉजिटर्स का एक पैसे का लॉस नहीं हुआ, चाहे वो इंश्योरेंस था या नहीं था, पर किसी डिपॉजिटर का मेजर इंटरेस्ट लॉस नहीं हुआ। इसके बाद अभी वर्तमान में क्या हुआ कि 2-3 बैंकों की पोजीशन ज़्यादा खराब हुई, जैसे पीएमसी बैंक वाज़ वन एग्ज़ाम्पल। तो एक इन्वेस्टर्स को ये डर बैठा कि कहीं-कहीं ऐसा है कि आज हमारा अगर कोई भी बैंक फेल हो जाएगा, या येस बैंक में मॉरेटोरियम लगा, तो उनको लगा कि अगर हमारा बैंक फेल हो जाएगा, तो हमारा जो डिपॉज़िट है वो अनसिक्योर हो जाएगा, हमें पैसा नहीं मिलेगा। कम से कम जो मॉरेटोरियम का पीरियड है उसमें तो हम पैसा अपने बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएँगे और हो सकता है कि उस पीरियड में हमारी इमरजेंसी हो। तो उस इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए सरकार ने अब ये बोला, सर 5 लाख तक का जो ये इंश्योरेंस है, ये जब तक अगर मॉरेटोरियम भी चल रहा है तो उतना पैसा निकल सकेगा, क्योंकि इतना तो ऑलरेडी हमने गारंटी किया हुआ है, उसमें क्या डर की बात है। हुँ, तो हुँ। व्हाटसएवर हैज़ ऑलरेडी बीन गारंटी बाय डीआईसीजीसी, उतने तक पैसा निकाल सकेगा। तो 5 लाख तक में आप देख लीजिए 90% के 95% ऑफ द डिपॉजिटर की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाती है। क्योंकि पूरी हो ज़्यादातर तो जाती है। छोटे डिपॉजिट, अगर जो बड़े डिपॉजिटर 5 लाख से ऊपर वाले हैं, वो तो 5% भी नहीं होते हैं, हुँ, हुँ, नंबर के बिल्कुल। हिसाब से। और जो होते हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी भी होती है कि उनको 15 दिन 2 महीने अगर मॉरेटोरियम होता भी है तो उनको कोई बहुत चैलेंज नहीं होता, बिकॉज़ दे हैव द रिसोर्सेज़ टू हुँ, मैनेज इट। तो इससे आम डिपॉजिटर है, उसको बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस हो गया, यार मेरा पैसा तो सेफ है, 5,000 तक का तो गारंटीड है, बैंक अगर फेल भी हो रहा है तो गारंटी इंश्योरेंस है और मैं पैसा उस मॉरेटोरियम के पीरियड में भी निकाल पाऊँगा, मेरा काम कहीं नहीं रुकेगा। एक ये बहुत हुँ। बड़ी आश्वासन इस योजना से मिल रहा है। आखिरी सवाल होगा सर, आपने कहा कि इस योजना से आश्वासन मिल रहा है, लेकिन जब हम नीचे तबके पे बात करते हैं तो कहीं न कहीं पिछले साल जो घटनाएँ हुई, चाहे येस बैंक की, पीएमसी बैंक की, लक्ष्मी विलास बैंक की, तो वहाँ पर एक थोड़ा-सा लोगों के अंदर अवधारणा चेंज हुई। तो क्या अब अवेयरनेस कैंपेन भी जो है आईबीए के ज़रिए चलाया जाएगा कि भई देखो सरकार ने इस तरह का ऐलान किया, अगर कुछ हो भी जाता है तो आपका इतना पैसा जो है सेफ है और मॉनिटोरियम में भी आप ये पैसा निकाल सकते हैं? आज का जो आप इंटरव्यू मेरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये इसी दिशा में एक प्रयास है। यस सर। यस सर, यस तो सर। आईबीए तो कैंपेन चलाता है और आईपीए तो चाहता है कि बैंकिंग सिस्टम के प्रति एक, आईबीए का उद्देश्य ये है कि हमारा बैंकिंग, क्योंकि आईबीए के तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी मेंबर हैं, फॉरेन बैंक्स भी मेंबर हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी मेंबर हैं। तो जनता का भरोसा बैंकिंग सिस्टम पे बना रहे, उनको बैंकों को, तो उसके लिए हमें सभी तरह के काम करने होते हैं। पॉलिसी लेवल पे हम बैंकों को भी सलाह देते हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और हम जनता को भी बताते हैं कि बैंक आपके लिए क्या कर रहे हैं, और एक समन्वित प्रयास करते हैं पूरी इंडस्ट्री के लिए कि लोगों को ये पता चले कि क्या है। तो आप जो कह रहे हैं ये कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन, वास्तविकता में डिफरेंट नॉलेज सीरीज के माध्यम से जनता से इंटरेक्शंस, या आप जैसे अच्छे पत्रकारों के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाना चाहेंगे कि यस, पहले के मुकाबले में सुरक्षित तो पहले भी था,
और पहले मॉरेटोरियम के पीरियड में आपका हाथ रुक जाता था कि पैसे आप नहीं निकाल पाते थे, पर आज वो जो चीज़ है, वो इस बजट के द्वारा ठीक कर दी गई है। सो अब आपको वो भी डर नहीं रहेगा कि मॉरेटोरियम के पीरियड में भी आप 5 लाख रुपए तक का जो गारंटीड अमाउंट है अंडर डीआईसीजीजी वो आप आसानी से निकाल सकेंगे, तो आपके अकाउंट में वो रिस्क नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।